मनुष्य ने जब पहली बार विकास शब्द को अपनाया, तब उसे लगा कि उसने इतिहास का सबसे शक्तिशाली मंत्र खोज लिया है। विकास, एक ऐसा शब्द जिसने आशा भी दी, महत्वाकांक्षा भी जगाई और पूरी सभ्यता को एक दिशा भी दी। धीरे धीरे ये शब्द केवल प्रगति का संकेत नहीं रहा, ये विश्वास बन गया कि जो नया है वही बेहतर है, जो तेज है वही श्रेष्ठ है, और जो अधिक उत्पादन करता है वही सफल है। कभी मनुष्य प्रकृति की लय में जीता था। ऋतुएं उसकी घड़ी थीं, आकाश उसका कैलेंडर था और धरती उसका घर। जीवन कठिन था, लेकिन संबंध जीवित थे। मनुष्य और प्रकृति के बीच, मनुष्य और समाज के बीच, और मनुष्य और स्वयं के बीच। फिर मशीनें आईं। उन्होंने श्रम को हल्का किया, दूरी को छोटा किया और समय को गति दे दी। शुरुआत में ये मुक्ति जैसा लगा, लेकिन धीरे धीरे एक अदृश्य परिवर्तन शुरू हुआ। मशीनों ने केवल काम नहीं बदला, उन्होंने जीवन की गति बदल दी। अब सूरज नहीं, घड़ी तय करती थी कि कब जागना है। खेतों की जगह कारखानों ने ले ली, हाथों की जगह लीवर और बटन आ गए। मनुष्य ने पहली बार महसूस किया कि वो प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका नियंत्रक बन सकता है। यही वो क्षण था जब सुविधा ने संतोष को धीरे धीरे विस्थापित करना शुरू किया। सुविधाएं बढ़ती गईं, पर इच्छाएं उससे भी तेज बढ़ीं। जो कभी विलासिता था, वो आवश्यकता बन गया। आवश्यकता जल्द ही अधिकार बन गई, और अधिकार ने असंतोष को जन्म दिया। अब जीवन आसान था, लेकिन मन बेचैन था। मशीनें समय बचा रही थीं, फिर भी मनुष्य के पास समय नहीं था। उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन शांति घट रही थी। प्रकृति से दूरी केवल भौतिक नहीं थी, ये मानसिक दूरी थी। शहरों की रोशनी ने तारों को छुपा दिया। कृत्रिम तापमान ने ऋतुओं का अनुभव मिटा दिया। भोजन खेत से नहीं, पैकेट से आने लगा। मनुष्य ने आराम तो पाया, पर वो उस जीवित दुनिया से कट गया जिसने उसे जन्म दिया था। विकास अब तुलना बन चुका था। किसके पास अधिक है, कौन तेज है, कौन आगे है। सभ्यता ने प्रतिस्पर्धा को प्रगति का इंजन बना दिया। लेकिन इस दौर में एक प्रश्न कहीं खो गया, आगे जाना किस दिशा में है। धरती से निकाला गया हर संसाधन सफलता कहलाया। जंगल कटे, विकास। नदियां बांधी गईं, विकास। पहाड़ तोड़े गए, विकास। हवा बदली, जल बदला, मिट्टी बदली, और धीरे धीरे स्वयं मनुष्य भी बदल गया। उसने प्रकृति को वस्तु समझ लिया, संबंध नहीं। यही विनाश का पहला बीज बोया गया, क्योंकि विकास की दौर में मनुष्य भूल गया कि वो पृथ्वी का मालिक नहीं, उसकी जैविक कहानी का एक छोटा सा अध्याय है। उसने गति को लक्ष्य बना लिया, दिशा को नहीं। उसने शक्ति प्राप्त कर ली, पर संतुलन खो दिया। आज मशीनें मानव जीवन को पहले से अधिक सुविधाजनक बना चुकी हैं, लेकिन एक गहरा खालीपन फैल चुका है। मनुष्य पहले से अधिक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, फिर भी पहले से अधिक अकेला है। उसके पास साधन है, पर अर्थ की खोज अधूरी है। उसने प्रकृति पर विजय तो पा ली, पर अपने भीतर की शांति हारता जा रहा है। शायद प्रगति का सबसे बड़ा भ्रम यही था कि बाहरी विकास ही आंतरिक उन्नति है, और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जहां विकास और विनाश एक ही रास्ते पर साथ साथ चलने लगते हैं। मनुष्य ने जब ऊर्जा को समझना शुरू किया, तब वो केवल जीवित रहने के लिए प्रकृति की शक्ति उधार लेता था। सूर्य खेतों को उगाता था, हवा नावों को चलाती थी, जल चक्कियों को घुमाता था, और पशुओं की शक्ति जीवन का आधार थी। ऊर्जा सीमित थी, इसलिए इच्छाएं भी सीमित थीं। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेता था जितना वो लौटाने की क्षमता रखता था। फिर एक दिन धरती के भीतर दबे हुए काले पत्थरों ने इतिहास की दिशा बदल दी। कोयला केवल ईंधन नहीं था, वो लाखों वर्षों की संचित सूर्य ऊर्जा थी, जो जंगलों और जीवों के अवशेषों में बंद होकर पृथ्वी के गर्भ में सो रही थी। जब मनुष्य ने उसे जलाया, तो पहली बार उसने प्रकृति की धीमी गति को पीछे छोड़ दिया। ऊर्जा अब ऋतुओं पर निर्भर नहीं रही। मशीनें दिन रात चल सकती थीं। भाप इंजनों की गर्जना ने मानव सभ्यता को गति दी। कारखानों की चिमनियां आसमान की ओर उठीं, जैसे मनुष्य अपनी नई शक्ति की घोषणा कर रहा हो। उत्पादन बढ़ा, शहर फैले, व्यापार तेज हुआ। लेकिन उस धुएं के साथ कुछ और भी आकाश में उठ रहा था, अदृश्य गैसें, जिन्हें उस समय कोई खतरा नहीं मानता था। कोयले के बाद तेल आया, फिर गैस। ऊर्जा की ये नई सभ्यता इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। इंजन, कारें,
जहाज, विमान, सब ऊर्जा की भूख से संचालित होने लगे। अब विकास का अर्थ था अधिक ऊर्जा, अधिक खपत, अधिक गति। मानव समाज ने ये मान लिया कि पृथ्वी एक असीमित भंडार है, जहां से संसाधन हमेशा मिलते रहेंगे। लेकिन पृथ्वी कोई निष्क्रिय गोदाम नहीं थी, वो एक जीवित प्रणाली थी। हवा, जल, मिट्टी, महासागर, वन और जीवों का जटिल संतुलन। हर जंगल केवल लकड़ी नहीं था, वो वायुमंडल का श्वास तंत्र था। हर महासागर केवल पानी नहीं था, वो तापमान का नियंत्रक था। हर जीव केवल जीवन नहीं था, वो पारिस्थितिकी की कड़ी था। जब ऊर्जा की भूख बढ़ी तो मनुष्य ने इस संतुलन को तोड़ना शुरू किया। जंगलों को काटा गया, धरती की गहराइयों को खोदा गया, समुद्रों के नीचे से तेल निकाला गया। उद्योगों ने ऊर्जा को शक्ति में बदल दिया, लेकिन उस शक्ति की कीमत धीरे धीरे ग्रह ने चुकानी शुरू की। वायुमंडल में कार्बन बढ़ने लगा, तापमान में मामूली बदलाव हुए, जिन्हें शुरुआत में कोई महसूस नहीं कर पाया। मौसम थोड़ा अनिश्चित हुआ, ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलने लगे, समुद्रों ने अतिरिक्त गर्मी को अपने भीतर समेटना शुरू किया। ये परिवर्तन अचानक नहीं था, ये धीमा, लगभग अदृश्य था, ठीक वैसे ही जैसे बीमारी शरीर में चुपचाप फैलती है। मानव सभ्यता को ऊर्जा ने अभूतपूर्व समृद्धि दी, लेकिन उसी ऊर्जा ने पृथ्वी के संतुलन को अस्थिर कर दिया। औद्योगिक क्रांति केवल आर्थिक क्रांति नहीं थी, वो कार्बन युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जिसमें मनुष्य पहले बार पूरे ग्रह की जलवायु को बदलने लगा। सबसे बड़ा भ्रम ये था कि ऊर्जा विकास का पर्याय है, लेकिन ऊर्जा जितनी सस्ती और शक्तिशाली होती गई, उतनी ही तेजी से खपत बढ़ती गई। अब समस्या कमी की नहीं, अति की थी। पृथ्वी लाखों वर्षों में जितना कार्बन सुरक्षित रखती थी, मनुष्य उसे कुछ सदियों में ही वायुमंडल में वापस भेजने लगा। जलवायु संकट किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, ये मानव सभ्यता की सामूहिक आदतों का परिणाम था। निरंतर वृद्धि, निरंतर उपभोग और निरंतर विस्तार की इच्छा। प्रकृति चेतावनी देती रही, सूखा, बाढ़, तूफान, असामान्य गर्मी, बदलते मौसम। लेकिन विकास की गति इतनी तेज थी कि चेतावनियां शोर में दब गईं। अब प्रश्न केवल ऊर्जा का नहीं रह गया था, प्रश्न अस्तित्व का था। जिस शक्ति ने मानवता को आधुनिक बनाया, वही शक्ति धीरे धीरे पृथ्वी के जीवन तंत्र को असंतुलित कर रही थी। मनुष्य ने आग पर अधिकार तो पा लिया था, लेकिन शायद वो अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि यदि आग सीमा से बाहर चली जाए तो वो सभ्यता को रोशन नहीं करती, उसे भस्म कर देती है। जब औद्योगिक सभ्यता ने गति पकड़ी, तब आकाश पहली बार मानव गतिविधियों का दर्पण बनने लगा। सदियों तक नीला आसमान मानवता के लिए स्थिर सत्य था, खुला, स्वच्छ और जीवनदायी। लेकिन धीरे धीरे कारखानों की चिमनियां उठीं, और धुआं केवल उत्पादन का प्रतीक नहीं रहा, वो सभ्यता की नई पहचान बन गया। शुरुआत में धुआं प्रगति जैसा दिखता था। जितना अधिक धुआं, उतना अधिक उद्योग, जितना अधिक उद्योग, उतना अधिक विकास। शहरों के ऊपर तैरती धुंध को लोग समृद्धि का संकेत समझते थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि वही धुआं हवा की रचना बदल रहा है, जिसे हर जीव बिना सोचे हर क्षण अपने भीतर ले रहा है। हवा हमेशा अदृश्य रही है, इसलिए उसका संकट भी लंबे समय तक अदृश्य रहा। पानी गंदा दिखता है, मिट्टी बंजर दिखती है, लेकिन हवा का जहर दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे कोयले की राख, पेट्रोलियम के धुएं, रासायनिक गैसों और औद्योगिक उत्सर्जन ने वायुमंडल को बदलना शुरू किया। शहरों की सुबह अब कुहासे से नहीं, स्मॉग से भरने लगी। सूर्य धुंधला दिखने लगा और सांस लेना अनजाने में जोखिम बन गया। महानगर जो आधुनिकता के प्रतीक थे, धीरे धीरे विशाल गैस चैम्बरों में बदलने लगे। लाखों वाहन, फैक्ट्रियां, बिजली संयंत्र और निर्माण स्थलों से निकलती सूक्ष्म कणिकाएं हवा में तैरने लगीं। ये कण इतने छोटे थे कि मानव शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा भी उन्हें रोक नहीं पाती थी। वे फेफड़ों में प्रवेश करते, रक्त में घुलते और शरीर के हर अंग तक पहुंच जाते। लेकिन संकट केवल धुएं तक सीमित नहीं रहा। आधुनिक रसायन विज्ञान ने हजारों नए पदार्थ बनाए। प्लास्टिक, सिंथेटिक रसायन, औद्योगिक गैसें, कीटनाशक और एरोसोल। इनका उद्देश्य जीवन को आसान बनाना था, पर उनके दीर्घकालिक प्रभावों को पूरी तरह समझा नहीं गया। प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल गया, इतने सूक्ष्म कण कि वे हवा में उड़ने लगे।
वर्षा के साथ गिरने लगे और अंततः मानव शरीर के भीतर पहुंचने लगे। अब हवा केवल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण नहीं रही, वह अदृश्य रसायनों का जटिल मिश्रण बनती जा रही थी। कारखानों के आसपास रहने वाले लोग पहले बीमार हुए, फिर शहरों के निवासी, और अंततः पूरी मानवता उस हवा को साझा करने लगी जिसमें औद्योगिक सभ्यता के अवशेष घुले हुए थे। सबसे विचित्र परिवर्तन ये था कि मनुष्य ने प्रदूषण को सामान्य मानना शुरू कर दिया। धुंधले आकाश को मौसम समझ लिया गया। मास्क सुरक्षा नहीं, दैनिक वस्तु बन गया। बच्चों ने साफ हवा को अनुभव की बजाय कल्पना में जाना। सांस लेना, जो जीवन का सबसे स्वाभाविक कार्य था, अब जोखिम और रोग से जुड़ने लगा। प्रकृति की हवा स्वयं को शुद्ध करने की क्षमता रखती थी, लेकिन औद्योगिक उत्सर्जन की गति उससे कहीं अधिक तेज थी। जंगल कम हुए, महासागर प्रदूषण सोखते सोखते थकने लगे, और वायुमंडल धीरे धीरे मानव गतिविधियों का संग्रहालय बनता गया। हर युग का धुआं उसमें दर्ज होने लगा। विरोधाभास गहरा था। वही सभ्यता जिसने चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया, वही सभ्यता ऐसी हवा बना रही थी जो बीमारियां पैदा कर रही थी। अस्पताल बढ़ रहे थे, लेकिन बीमारी के स्रोत भी बढ़ रहे थे। तकनीक समाधान देती दिखाई देती थी, पर समस्या की जड़ भी उसी में छिपी थी। अब खतरा किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं था। हवा सीमाएं नहीं मानती। एक जगह छोड़ा गया धुआं पूरी पृथ्वी की हवा का हिस्सा बन जाता है। मानव सभ्यता पहली बार समझने लगी कि वायुमंडल कोई अलग वस्तु नहीं, बल्कि साझा जीवन है। एक ऐसा अदृश्य महासागर जिसमें पूरी मानवता एक साथ सांस लेती है। और शायद यही आधुनिक युग की सबसे गहरी विडंबना है। मनुष्य ने अंतरिक्ष तक पहुंचने की क्षमता विकसित कर ली, लेकिन अपनी ही सांस को सुरक्षित रखने में संघर्ष करने लगा। जब हवा विषैली हो जाए तो संकट केवल पर्यावरण का नहीं रहता, वो अस्तित्व का संकट बन जाता है, क्योंकि जीवन की शुरुआत पहली सांस से होती है और सभ्यता का अंत भी शायद उसी सांस से तय होगा। मानव बुद्धि की सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वो प्रकृति के रहस्यों को समझना चाहती है। आग की खोज से लेकर धातुओं के पिघलाने तक हर वैज्ञानिक उपलब्धि ने मनुष्य को अधिक सक्षम बनाया। ज्ञान ने उसे भय से मुक्त किया, अंधकार से बाहर निकाला और उसे अपनी नियति का निर्माता बना दिया। लेकिन इतिहास के एक मोड़ पर ज्ञान ने एक दूसरा चेहरा भी दिखाया, शक्ति का चेहरा। जब बारूद का आविष्कार हुआ, तब शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी कि ये मानव सभ्यता की दिशा बदल देगा। शुरुआत में ये उत्सवों और संकेतों का साधन था, फिर युद्ध का उपकरण बन गया। पहली बार मनुष्य ने दूरी से हत्या करने की क्षमता प्राप्त की। तलवार में शारीरिक साहस चाहिए था, लेकिन बारूद ने युद्ध को व्यक्तिगत संघर्ष से यांत्रिक विनाश में बदल दिया। समय के साथ विज्ञान आगे बढ़ता गया। रसायन विज्ञान ने विस्फोटकों को अधिक शक्तिशाली बनाया, भौतिकी ने ऊर्जा के गहरे सिद्धांत खोले और औद्योगिक तकनीक ने हथियारों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव किया। युद्ध अब सीमित संघर्ष नहीं रहे, वे पूरी सभ्यताओं को प्रभावित करने लगे। मशीन गन, टैंक, जहाज और हवाई हमले। विज्ञान ने युद्ध को गति, दूरी और विनाश की नई परिभाषा दी। फिर मानव बुद्धि ने परमाणु के भीतर झांकना शुरू किया। वैज्ञानिकों ने पाया कि पदार्थ के सबसे छोटे कण में अकल्पनीय ऊर्जा छिपी हुई है। ये खोज ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक महान उपलब्धि थी। लेकिन वही ज्ञान जल्द ही मानव इतिहास की सबसे भयावह शक्ति में बदल गया। जब परमाणु ऊर्जा को हथियार बनाया गया, तब पहली बार मनुष्य ने ऐसी क्षमता प्राप्त की जिससे वो पूरी मानव सभ्यता को समाप्त कर सकता था। परमाणु विस्फोट केवल एक शहर का विनाश नहीं था, वो चेतावनी थी कि विज्ञान अब प्रकृति की शक्तियों के स्तर तक पहुंच चुका है। एक क्षण में प्रकाश, ताप और विकिरण ने ये दिखा दिया कि बुद्धि यदि नैतिकता से अलग हो जाए तो ज्ञान मुक्ति नहीं, विनाश बन सकता है। युद्ध अब सैनिकों तक सीमित नहीं रहे। नागरिक, बच्चे, प्रकृति, हवा, जल सब युद्ध के लक्ष्य बन गए। विज्ञान ने दूरी मिटा दी थी। अब एक बटन दबाने से महाद्वीपों के पार विनाश भेजा जा सकता था। ये शक्ति इतनी बड़ी थी कि युद्ध जीतने का अर्थ भी हार जैसा लगने लगा। सबसे भयावह परिवर्तन मनोवैज्ञानिक था। मानव सभ्यता पहली बार स्थायी भय के साथ जीने लगी। परमाणु हथियार केवल उपयोग के लिए नहीं थे, उनका अस्तित्व ही आतंक बन गया। राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर अधिक हथियार बनाने लगे। शक्ति संतुलन का सिद्धांत पैदा हुआ। शांति अब विश्वास से नहीं, पारस्परिक विनाश के डर से कायम रहने लगी।
विरोधाभास गहरा था। वही वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के रहस्य खोज रहे थे, उन्हीं के सिद्धांतों से सामूहिक हत्या के साधन बनाए जा रहे थे। प्रयोगशालाएं ज्ञान के मंदिर भी थी और संभावित विनाश की कार्यशालाएं भी। मानव बुद्धि अपनी ही रचना से भयभीत होने लगी। समस्या विज्ञान में नहीं थी, समस्या उस चेतना में थी जो विज्ञान का उपयोग कर रही थी। ज्ञान तटस्थ था, लेकिन उद्देश्य नहीं। जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा, भय और शक्ति की लालसा विज्ञान से जुड़ी, तो खोजें हथियार बन गईं। बुद्धि आगे बढ़ी, लेकिन नैतिकता उसी गति से विकसित नहीं हो सकी। अब मानव इतिहास एक अजीब स्थिति में खड़ा था। मनुष्य ने रोगों का इलाज खोज लिया, अंतरिक्ष तक पहुंच बना ली, ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया, और साथ ही वो स्वयं को समाप्त करने की क्षमता भी हासिल कर चुका था। पहली बार सभ्यता का अस्तित्व किसी प्राकृतिक आपदा पर नहीं, बल्कि मानव निर्णय पर निर्भर हो गया। परमाणु युद्ध की संभावना केवल युद्ध का खतरा नहीं है, ये मानव चेतना की परीक्षा है। प्रश्न ये नहीं कि विज्ञान कितना शक्तिशाली हो गया है, बल्कि ये है कि क्या मनुष्य उतना ही बुद्धिमान भी बन पाया है जितना वो शक्तिशाली हो चुका है। क्योंकि जब बुद्धि नैतिकता से आगे निकल जाती है, तब प्रगति भय में बदल जाती है और मानवता अपने ही बनाए प्रकाश से जलने लगती है। कभी धरती केवल भूमि नहीं थी, वो जीवित शरीर की तरह थी। मिट्टी में असंख्य सूक्ष्म जीव सांस लेते थे, पौधों की जड़ें अदृश्य संवाद करती थीं, वर्षा और सूर्य मिलकर जीवन का चक्र बनाते थे। किसान बीज बोता था, लेकिन असली काम प्रकृति करती थी। भोजन केवल उत्पादन नहीं था, वो पारिस्थितिक संतुलन का परिणाम था। फिर आधुनिक कृषि आई। बढ़ती आबादी और औद्योगिक सोच ने खेतों को भी कारखानों में बदल दिया। लक्ष्य अब पोषण नहीं, अधिकतम उत्पादन था। मिट्टी को जीवित प्रणाली की जगह उत्पादन माध्यम माना जाने लगा। रासायनिक उर्वरकों ने तुरंत उपज बढ़ाई, कीटनाशकों ने कीड़ों को खत्म किया और मशीनों ने खेती को तेज और विशाल बना दिया। शुरुआत में ये चमत्कार जैसा लगा, कम समय में अधिक अनाज। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी बदलने लगी। जिन सूक्ष्म जीवों पर उर्वरता निर्भर थी, वे रसायनों से नष्ट होने लगे। भूमि की प्राकृतिक संरचना टूटने लगी। हर साल अधिक उर्वरक डालना पड़ता, क्योंकि मिट्टी स्वयं जीवन पैदा करने की क्षमता खो रही थी। खेत दिखने में हरे थे, लेकिन भीतर से थक चुके थे। उत्पादन बढ़ रहा था, पर जीवन घट रहा था। कीटनाशकों ने केवल कीट नहीं मारे, उन्होंने खाद्य श्रृंखला को प्रभावित किया। पक्षी कम होने लगे, परागण करने वाले जीव घटने लगे, जल स्रोतों में विष घुलने लगा। वही रसायन जो खेतों पर छिड़के जाते थे, हवा और पानी के माध्यम से पूरे पर्यावरण में फैलने लगे। भोजन, जो जीवन का स्रोत था, धीरे धीरे रासायनिक मिश्रण में बदलने लगा। मनुष्य ने पहली बार ऐसा भोजन खाना शुरू किया जिसे उसकी जैविक प्रणाली ने कभी अनुभव नहीं किया था। संरक्षक रसायन, कृत्रिम स्वाद, प्रसंस्कृत खाद्य और औद्योगिक उत्पादन ने भोजन को सुविधा में बदल दिया। पेट भरना आसान हुआ, लेकिन स्वास्थ्य जटिल होने लगा। जीवन शैली रोग, एलर्जी, हार्मोन असंतुलन और नई बीमारियां धीरे धीरे सामान्य होती गईं। इसके साथ विज्ञान ने जीवन के सबसे गहरे रहस्य, जीन, को छूना शुरू किया। आनुवांशिकी ने ये संभावना खोली कि पौधों और जीवों को इच्छानुसार बदला जा सकता है। बीज अब केवल प्रकृति की देन नहीं रहे, वे प्रयोगशालाओं की रचना बनने लगे। उद्देश्य था अधिक उत्पादन, रोग प्रतिरोध और बाजार की मांग के अनुसार फसलें तैयार करना। लेकिन जीवन के कोड के साथ हस्तक्षेप ने नए प्रश्न पैदा किए। प्रकृति लाखों वर्षों में संतुलन बनाती है, जबकि मानव प्रयोग कुछ दशकों में परिणाम चाहते हैं। जीन संशोधन ने संभावनाएं खोली, पर उसके दीर्घकालिक प्रभाव पूरी तरह समझे बिना ही उसे व्यापक रूप से अपनाया जाने लगा। जैव विविधता घटने लगी, पारंपरिक बीज गायब होने लगे और कृषि धीरे धीरे कुछ सीमित प्रणालियों पर निर्भर होती गई। मानव शरीर भी इसी परिवर्तन का हिस्सा बना। औद्योगिक भोजन, प्रदूषित वातावरण और रासायनिक संपर्क ने शरीर की जैविक लय को प्रभावित करना शुरू किया। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होने लगी, मानसिक और शारीरिक रोग बढ़ने लगे। चिकित्सा विज्ञान आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीमारियों की प्रकृति भी बदल रही थी। वे अचानक नहीं, धीरे धीरे विकसित होने वाली बीमारियां थीं। सबसे चिंताजनक बात ये थी कि ये संकट तुरंत दिखाई नहीं देता। ये धीमा क्षरण है, मिट्टी की उर्वरता का, जैव विविधता का,
मानव स्वास्थ्य का। सभ्यता बाहर से मजबूत दिखती है, लेकिन उसकी जैविक नींव कमजोर होती जाती है। मनुष्य ने प्रकृति को नियंत्रित करने की क्षमता तो विकसित कर ली, लेकिन वो ये भूल गया कि वो स्वयं उसी जैविक प्रणाली का हिस्सा है। मिट्टी बीमार होगी तो भोजन बीमार होगा, भोजन बीमार होगा तो शरीर बीमार होगा, और शरीर बीमार होगा तो सभ्यता भी कमजोर हो जाएगी। तकनीक ने जीवन को बदलने की शक्ति दी है, लेकिन जब जीवन को केवल उत्पाद समझ लिया जाता है, तब विज्ञान अनजाने में उस आधार को ही क्षति पहुंचाने लगता है जिस पर मानव अस्तित्व टिका है। धीरे धीरे, बिना शोर के, बिना किसी बड़े विस्फोट के, मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी की जैविक शक्ति एक साथ क्षीण होने लगती है। और सभ्यता को बहुत देर बाद एहसास होता है कि विकास की दौड़ में उसने जीवन की जड़ों को ही थका दिया है। जब आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ, तब उन्हें मानव सभ्यता की सर्वोच्च उपलब्धि माना गया। ऊंची इमारतें, चमकती रोशनियां, 24 घंटे चलती सड़कें और अनगिनत अवसर, शहर मानव सपनों का केंद्र बन गए। गांवों से लोग उम्मीद लेकर आए कि यहाँ जीवन आसान होगा, भविष्य सुरक्षित होगा और पहचान मिलेगी। शहर ने उन्हें काम दिया, गति दी और सुविधा दी, लेकिन धीरे धीरे उसी सुविधा ने एक अदृश्य कैद भी बना दी। महानगरों में लाखों लोग एक साथ रहते हैं, फिर भी अकेलापन पहले से अधिक गहरा हो गया। भीड़ बढ़ती गई, लेकिन संबंध कम होते गए। पड़ोसी का नाम जानना आवश्यक नहीं रहा, परिवार छोटे होते गए और सामाजिक जुड़ाव धीरे धीरे औपचारिकता बन गया। मनुष्य भौतिक रूप से दूसरों के पास था, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर होता चला गया। जीवन की गति इतनी तेज हो गई कि ठहरना असफलता जैसा महसूस होने लगा। समय अब अनुभव के लिए नहीं, उत्पादकता के लिए मापा जाने लगा। सुबह की शुरुआत अलार्म से होती, दिन काम की दौड़ में गुजरता और रात थकान में समाप्त हो जाती। मशीनों ने श्रम कम किया था, लेकिन मानसिक दबाव बढ़ा दिया था। प्रतिस्पर्धा स्थायी अवस्था बन गई। हर व्यक्ति किसी अदृश्य दौड़ में भाग रहा था, जिसका अंतिम लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। तनाव धीरे धीरे आधुनिक जीवन का सामान्य हिस्सा बन गया। सफलता की अपेक्षाएं, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक तुलना और निरंतर प्रदर्शन की मांग ने मनुष्य के भीतर स्थायी चिंता पैदा की। अवसाद और मानसिक रोग व्यक्तिगत कमजोरी नहीं रहे, वे सामाजिक संरचना का परिणाम बनने लगे। मनुष्य पहले शारीरिक श्रम से थकता था, अब मानसिक थकान से टूटने लगा। फिर स्क्रीन जीवन आया। डिजिटल दुनिया ने संचार को आसान बना दिया, लेकिन संवाद को सतही कर दिया। चेहरे की जगह प्रोफाइल तस्वीरों ने ले ली, आवाज की जगह संदेशों ने, और वास्तविक मुलाकातों की जगह आभासी संपर्क ने। मनुष्य हजारों लोगों से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन गहरे संबंध दुर्लभ होते गए। सोशल मीडिया ने तुलना को स्थायी बना दिया। दूसरों की सफलताओं, खुशियों और सजाए हुए जीवन को देखकर व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन को अधूरा महसूस करने लगा। पहचान अब भीतर से नहीं, बाहरी प्रतिक्रिया से तय होने लगी, लाइक, व्यू और मान्यता के आंकड़ों से। धीरे धीरे आत्ममूल्य डिजिटल संकेतों पर निर्भर होने लगा। शहरों की संरचना भी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला रही थी। कंक्रीट के जंगलों में प्रकृति का स्पर्श कम होता गया। पेड़ों की जगह पार्किंग, आकाश की जगह इमारतें और मौन की जगह निरंतर शोर ने ले ली। मानव मस्तिष्क, जो लाखों वर्षों तक प्राकृतिक वातावरण में विकसित हुआ था, अब कृत्रिम परिवेश में समायोजित होने की कोशिश कर रहा था। मशीनों ने जीवन को संगठित कर दिया, लेकिन भावनाओं को स्थान नहीं दिया। कार्यस्थल पर दक्षता महत्वपूर्ण थी, संवेदना नहीं। समय सारणी सटीक थी, लेकिन संबंध अनिश्चित। मनुष्य धीरे धीरे एक कार्यात्मक इकाई बनता गया, उत्पादक, उपभोक्ता और डेटा का स्रोत। सबसे गहरी त्रासदी ये थी कि आधुनिक मनुष्य अपनी ही बनाई व्यवस्था में अजनबी महसूस करने लगा। सुविधा बढ़ी, लेकिन अर्थ कम हुआ। स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन दिशा खो गई। विकल्प अनंत थे, लेकिन संतोष दुर्लभ हो गया। आधुनिक शहर बाहरी रूप से जीवंत दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर एक शांत मनोवैज्ञानिक संकट पलता है। लोग साथ रहते हुए भी अकेले हैं, जुड़े हुए होते हुए भी अलग हैं, सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित महसूस करते हैं। मशीनों ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन शायद उन्होंने अनजाने में मनुष्य को उसके सबसे मूल अनुभव, संबंध, प्रकृति और आत्मीयता से दूर कर दिया।
और धीरे धीरे ये प्रश्न उभरने लगता है, क्या शहर मानव स्वतंत्रता का प्रतीक है या वे ऐसी मानसिक संरचनाएं बन गए हैं जहां मनुष्य सुविधाओं के बीच रहते हुए भी भीतर से कैद महसूस करता है। जब मानव सभ्यता डिजिटल युग में प्रवेश कर रही थी, तब इसे ज्ञान की अंतिम मुक्ति के रूप में देखा गया। इंटरनेट ने सीमाएं तोड़ दी, सूचना को लोकतांत्रिक बना दिया और हर व्यक्ति को आवाज देने का वादा किया। ऐसा लगा कि मानव इतिहास पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है, जहां ज्ञान सभी के पास होगा और सत्य तक पहुंच आसान हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे एक नया ढांचा आकार लेने लगा, जो दिखाई कम देता था और प्रभाव अधिक डालता था। हर क्लिक, हर खोज, हर संदेश और हर पसंद डिजिटल दुनिया में दर्ज होने लगी। मनुष्य ने सुविधा के बदले अपने व्यवहार, रुचियों और विचारों का विशाल डेटा सौंप दिया। ये जानकारी केवल तकनीकी रिकॉर्ड नहीं थी, ये मानव चेतना का नक्शा थी। कंपनियां और संस्थाएं पहली बार मनुष्य को उससे भी बेहतर समझने लगीं, जितना वो स्वयं को समझता था। निगरानी अब दीवारों या कैमरों तक सीमित नहीं रही। स्मार्टफोन जेब में था, लेकिन वो एक अदृश्य पर्यवेक्षक भी था। स्थान, आदतें, मित्रता, भावनाएं सब एल्गोरिदम में बदलने लगे। नियंत्रण का स्वरूप बदल गया। अब आदेश देने की आवश्यकता नहीं थी, लोगों को बस वही दिखाया जाने लगा जो उन्हें प्रभावित कर सके। सोशल मीडिया ने संवाद का नया संसार बनाया, लेकिन उसी के साथ चेतना को आकार देने की शक्ति भी पैदा कर दी। एल्गोरिदम का लक्ष्य सत्य नहीं था, लक्ष्य ध्यान को पकड़ना था। जो सामग्री अधिक भावनात्मक, अधिक उत्तेजक या अधिक विभाजनकारी थी, वही तेजी से फैलने लगी। धीरे धीरे मनुष्य अपनी पसंद से नहीं, बल्कि सुझाए गए विचारों से सोचने लगा। सूचना की अधिकता ने ज्ञान नहीं, भ्रम पैदा किया। सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। अफवाहें समाचार बन गईं, राय तथ्य जैसी दिखने लगी और प्रचार वास्तविकता का रूप लेने लगा। सूचना युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, दिमागों के भीतर लड़ा जाने लगा। समाज विचारधारात्मक समूहों में बढ़ता गया, जहां हर व्यक्ति केवल वही सुनता था जो उसके विश्वासों को मजबूत करे। डिजिटल दुनिया ने स्वतंत्रता का वादा किया था, लेकिन उसने ध्यान को कैद कर लिया। समय धीरे धीरे स्क्रीन में समा गया। मनुष्य जागते ही सूचना देखता, सोने से पहले प्रतिक्रिया देता। सोचने का समय घटता गया, प्रतिक्रिया देने की गति बढ़ती गई। गहरी चिंतनशीलता की जगह त्वरित प्रतिक्रिया संस्कृति ने ले ली। सबसे बड़ा परिवर्तन अदृश्य था, स्वतंत्र सोच का क्षय। जब एल्गोरिदम तय करने लगे कि कौन सी खबर दिखेगी, कौन सा विचार लोकप्रिय होगा और किससे संवाद होगा, तब व्यक्ति को लगा कि वह स्वतंत्र है, जबकि उसकी सूचना दुनिया पहले से चयनित थी। विकल्प अनगिनत दिखते थे, लेकिन मार्ग सीमित होते जा रहे थे। डिजिटल पहचान वास्तविक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण बनने लगी। व्यक्ति स्वयं को वैसे प्रस्तुत करने लगा जैसा प्लेटफॉर्म स्वीकार करता है। धीरे धीरे आत्म अभिव्यक्ति भी डिजिटल नियमों के भीतर ढलने लगी। मनुष्य केवल उपयोगकर्ता नहीं रहा, वो उत्पाद भी बन गया। उसका ध्यान, उसकी भावनाएं और उसका समय बाजार का हिस्सा बन गए। सभ्यता एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां शक्ति हथियारों से नहीं, सूचना से तय होने लगी। नियंत्रण बल से नहीं, प्रभाव से स्थापित होने लगा। मनुष्य को आदेश नहीं दिए जाते, उसे प्रेरित किया जाता है कि वह स्वयं वही चुने जो प्रणाली चाहती है। और यही आधुनिक डिजिटल युग का सबसे गहरा विरोधाभास है। मानव इतिहास में पहले कभी इतनी सूचना उपलब्ध नहीं थी, फिर भी सत्य पहले से अधिक संकट में दिखाई देता है। पहले ज्ञान की कमी समस्या थी, अब विवेक की कमी चुनौती बन गई है। जब सोचने की प्रक्रिया भी बाहरी प्रणालियों पर निर्भर होने लगे, तब प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य तकनीक का उपयोग कर रहा है या तकनीक धीरे धीरे मानव चेतना को आकार देकर उसकी स्वतंत्रता की परिभाषा बदल रही है? जब औद्योगिक युग ने उत्पादन को गति दी, तब यह विश्वास पैदा हुआ कि समृद्धि सब तक पहुंचेगी। मशीनों से उत्पादन बढ़ेगा, वस्तुएं सस्ती होंगी और समाज अधिक समान होगा। शुरुआत में ऐसा प्रतीत भी हुआ। कारखानों ने काम दिया, व्यापार बढ़ा और अर्थव्यवस्था पहले से अधिक सक्रिय हो गई। लेकिन धीरे धीरे विकास की मशीन ने एक अलग संरचना बनानी शुरू की। उद्योगों ने उत्पादन को बड़े पैमाने पर संभव बनाया, पर इसके लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता थी। मशीनें महंगी थीं, कारखाने विशाल थे और बाजार वैश्विक हो चुके थे। परिणाम ये हुआ कि उत्पादन कुछ सीमित हाथों में केंद्रित होने लगा। छोटे कारीगर, स्थानीय उद्योग और पारंपरिक श्रम धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा में पीछे छूटने लगे।
आर्थिक शक्ति फैलने की बजाय सिमटने लगी। पूंजी ने केवल धन नहीं, निर्णय लेने की क्षमता भी अपने भीतर समेट ली। कौन सी वस्तु बनेगी, किस कीमत पर बिकेगी, कौन काम करेगा और कौन नहीं, ये निर्णय धीरे धीरे बाजार शक्तियों के हाथों में चले गए। लोकतंत्र राजनीतिक रूप से मौजूद था, लेकिन आर्थिक शक्ति का संतुलन बदल चुका था। तकनीक ने उत्पादन को कुशल बनाया, पर श्रम की प्रकृति बदल दी। मशीनें पहले सहायक थीं, फिर प्रतिस्थापन बनने लगीं। स्वचालन और एल्गोरिदम ने उन कार्यों को भी संभालना शुरू किया जिन्हें कभी केवल मनुष्य कर सकता था। उत्पादकता बढ़ी, लेकिन रोजगार की स्थिरता कम होती गई। एक ही मशीन अब हजारों लोगों का काम कर सकती थी। बेरोजगारी केवल नौकरी की कमी नहीं थी, वो पहचान का संकट भी बन गई। आधुनिक समाज में काम केवल आय का स्रोत नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मबोध का आधार था। जब तकनीक ने श्रम की आवश्यकता कम की, तब बड़ी आबादी आर्थिक रूप से ही नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से भी असुरक्षित होने लगी। समृद्धि बढ़ रही थी, लेकिन समान रूप से नहीं। कुछ लोगों के पास अभूतपूर्व संपत्ति और प्रभाव जमा होने लगा, जबकि बड़ी संख्या अनिश्चित आय, अस्थायी काम और ऋण आधारित जीवन में फंसती गई। अमीर अधिक स्वतंत्र होते गए, उनके पास विकल्प, संसाधन और सुरक्षा थी। गरीब अधिक निर्भर होते गए, वे प्रणाली पर, ऋण पर और अस्थायी अवसरों पर टिके रहने लगे। आर्थिक विकास के आंकड़े ऊपर जा रहे थे, लेकिन सामाजिक असंतुलन गहरा होता जा रहा था। शहरों में चमकते क्षेत्र और संघर्ष करते इलाकों के बीच दूरी केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक भी थी। अवसरों की समानता का विचार धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा की कठोर वास्तविकता में बदल गया। उपभोग संस्कृति ने इस असमानता को छिपाने में मदद की। हर व्यक्ति उपभोक्ता बन सकता था, भले ही वह उत्पादक शक्ति से दूर होता जा रहा हो। ऋण और किस्तों ने अस्थायी समानता का भ्रम दिया, लेकिन आर्थिक निर्भरता बढ़ती गई। व्यक्ति स्वतंत्र दिखता था, पर आर्थिक संरचनाओं से गहराई से बंधा हुआ था। सबसे गहरी विडंबना ये थी कि वही तकनीक जिसे मानव जीवन को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, सामाजिक दूरी को भी बढ़ा रही थी। ज्ञान, संसाधन और अवसर उन लोगों के पास अधिक केंद्रित होने लगे जिनके पास पहले से पूंजी थी। डिजिटल और औद्योगिक प्रगति ने नई संभावनाएं तो खोली, लेकिन समान भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाई। समाज धीरे धीरे दो गतियों में विभाजित होने लगा, एक तेज, सुरक्षित और संसाधन संपन्न, दूसरी अनिश्चित, संघर्षशील और निर्भर। आर्थिक प्रणाली चलती रही, विकास जारी रहा, लेकिन भीतर एक असंतुलन पनपता गया। और तब प्रश्न उभरने लगा, यदि विकास सभी को साथ लेकर नहीं चलता, तो क्या वह वास्तव में प्रगति है? या फिर औद्योगिक मशीन केवल उत्पादन ही नहीं, असमानता को भी व्यवस्थित रूप से पुनः निर्मित कर रही है? जब मनुष्य ने मशीनें बनाईं, तब उनका उद्देश्य स्पष्ट था: श्रम को आसान बनाना, समय बचाना और जीवन को अधिक आरामदायक बनाना। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित हुई, मशीनें केवल उपकरण नहीं हैं, वे निर्णय लेने वाली प्रणालियों में बदलने लगीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जन्म इसी परिवर्तन का परिणाम था। ऐसी मशीनें जो सीख सकती हैं, विश्लेषण कर सकती हैं और मनुष्य जैसी बौद्धिक प्रक्रियाओं का अनुकरण कर सकती हैं। शुरुआत में ये उपलब्धि अद्भुत लगी। एल्गोरिदम ने बीमारियों की पहचान तेज कर दी, जटिल गणनाएं सेकंडों में संभव हो गईं और विशाल डेटा को समझना आसान हो गया। ऐसा लगा कि मानव बुद्धि ने अपने विस्तार का नया माध्यम खोज लिया है। लेकिन धीरे धीरे प्रश्न बदलने लगा। यदि मशीन सोच सकती है, निर्णय ले सकती है और सीख सकती है, तो मनुष्य की विशिष्टता क्या रह जाएगी? कार्यस्थलों पर परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा। स्वचालित प्रणालियां केवल शारीरिक श्रम ही नहीं, मानसिक कार्य भी संभालने लगीं। रिपोर्ट लिखना, डिजाइन बनाना, वाहन चलाना, निवेश निर्णय लेना, ऐसे अनेक क्षेत्र जहां कभी मानव कौशल आवश्यक था, अब मशीनों के लिए संभव होने लगे। उत्पादकता बढ़ी, लेकिन साथ ही एक असहज भावना जन्मी। क्या मनुष्य धीरे धीरे अनावश्यक होता जा रहा है? इतिहास में पहली बार ऐसा दौर आया जहां तकनीक केवल हाथों की शक्ति नहीं, मस्तिष्क की भूमिका को भी चुनौती दे रही थी। औद्योगिक क्रांति ने शरीर को प्रतिस्थापित किया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विचार प्रक्रिया के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। ये परिवर्तन आर्थिक से अधिक अस्तित्वगत था। मनुष्य स्वयं से पूछने लगा, यदि मशीनें बेहतर निर्णय ले सकती हैं,
तो क्या मानव निर्णय की आवश्यकता रहेगी? मशीन चेतना का विचार इसी भय और जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ। क्या चेतना केवल जटिल गणना है? क्या भावनाएं भी डेटा पैटर्न में बदली जा सकती हैं? यदि किसी प्रणाली को अनुभव की नकल करना सिखा दिया जाए, तो क्या वो वास्तव में अनुभव करती है या केवल उसका भ्रम उत्पन्न करती है? इन प्रश्नों ने दर्शन, विज्ञान और मनोविज्ञान की सीमाओं को धुंधला कर दिया। मानव पहचान सदियों से श्रम, सृजन और निर्णय क्षमता से जुड़ी रही है। कलाकार रचना करता है, वैज्ञानिक खोज करता है, शिक्षक ज्ञान देता है। ये गतिविधियां मानव होने की परिभाषा थीं। लेकिन जब मशीनें कविता लिखने, संगीत बनाने और शोध करने लगीं, तब पहचान का आधार बदलने लगा। मनुष्य को पहली बार ये अनुभव हुआ कि बुद्धि शायद उसका अनन्य गुण नहीं है। ये संकट केवल रोजगार का नहीं था, ये अर्थ का संकट था। यदि मशीनें उत्पादन करेंगी, विश्लेषण करेंगी और निर्णय लेंगी, तो मनुष्य क्या करेगा? क्या वो सृजनशीलता की ओर जाएगा या निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाएगा? तकनीक ने संभावनाएं भी खोली और अनिश्चितता भी पैदा की। भविष्य दो दिशाओं के बीच खड़ा दिखाई देता है। एक संभावना सहयोग की है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव क्षमताओं का विस्तार बने, कठिन कार्य संभाले और मनुष्य को रचनात्मक, नैतिक और मानवीय क्षेत्रों में आगे बढ़ने की स्वतंत्रता दे। दूसरी संभावना प्रतिस्थापन की है, जहां दक्षता और लाभ के नाम पर मानव भूमिका सीमित होती जाए और निर्णय प्रणालियां धीरे धीरे मानव नियंत्रण से दूर होती जाए। सबसे बड़ा प्रश्न शक्ति का है। जो प्रणालियां सीखती हैं और निर्णय लेती हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करेगा? यदि एल्गोरिदम समाज के ढांचे तय करने लगे, तो क्या मानव स्वतंत्रता बनी रहेगी? और यदि मशीनें मानव व्यवहार को समझकर उसे प्रभावित करने लगे, तो क्या चुनाव वास्तव में मानव के रहेंगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानवता को एक दर्पण दिया है। उसमें मनुष्य अपनी बुद्धि की महानता भी देखता है और अपनी सीमाएं भी। ये तकनीक केवल भविष्य का उपकरण नहीं, आत्मचिंतन का अवसर है। ये पूछने का अवसर कि मानव होने का अर्थ वास्तव में क्या है। शायद संकट मशीनों में नहीं, उस दिशा में है जो मनुष्य चुनता है। यदि तकनीक उद्देश्य बन जाए, तो मनुष्य पीछे छूट सकता है। लेकिन यदि चेतना, नैतिकता और करुणा केंद्र में रहें, तो मशीनें सहयोगी बन सकती हैं। भविष्य अभी तय नहीं है, वो इस प्रश्न पर निर्भर है। क्या मनुष्य अपनी बनाई बुद्धिमत्ता के साथ सह अस्तित्व सीखेगा, या वो अनजाने में ऐसी दुनिया बना देगा जहां मशीनें कार्य करेंगी और मनुष्य अपने ही महत्व को खोजता रह जाएगा? मानव सभ्यता पहली बार ऐसी स्थिति में पहुंची है जहां उसका सबसे बड़ा खतरा कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी अपनी गतिविधियां बन गई हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से ऊर्जा, विकास और उपभोग की जिस गति को हमने प्रगति समझा, उसी ने पृथ्वी की प्राकृतिक संतुलन प्रणाली को धीरे धीरे अस्थिर करना शुरू कर दिया। वातावरण में बढ़ती ग्रीनहाउस गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को रोक रही हैं, जिससे वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहा है। ये परिवर्तन अचानक नहीं दिखता, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दीर्घकालिक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, मौसम अनिश्चित हो रहा है और चरम प्राकृतिक आपदाएं सामान्य होती जा रही हैं। समुद्र स्तर में वृद्धि केवल तटीय शहरों के डूबने का खतरा नहीं है, ये करोड़ों लोगों के विस्थापन, खाद्य संकट और राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत हो सकती है। दूसरी ओर, जैव विविधता का तेजी से नष्ट होना पृथ्वी के जीवन तंत्र को कमजोर कर रहा है। हर प्रजाति पारिस्थितिकी संतुलन का एक हिस्सा होती है। जब जंगल कटते हैं, परागण करने वाले जीव खत्म होते हैं, समुद्री जीवन नष्ट होता है, तो पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। ये धीरे धीरे उस आधार को कमजोर करता है जिस पर मानव सभ्यता खड़ी है। सबसे गंभीर पहलू ये है कि पारिस्थितिक तंत्र में कुछ टिपिंग पॉइंट होते हैं, ऐसे बिंदु जहां पहुंचने के बाद बदलाव को रोका नहीं जा सकता। यदि तापमान वृद्धि, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण इसी गति से चलता रहा, तो आने वाली 400 से 500 वर्षों में पृथ्वी का बड़ा हिस्सा मानव जीवन के लिए कठिन या अस्थिर हो सकता है। समस्या केवल गर्मी या मौसम नहीं होगी, बल्कि पानी, भोजन, रहने योग्य भूमि और सामाजिक व्यवस्था का संकट होगा। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि मानव पहली ऐसी प्रजाति है जो अपने ही भविष्य को समझने और बदलने की क्षमता रखती है। सभ्यता का विनाश किसी एक दिन नहीं होता, वो तब शुरू होता है जब अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक अस्तित्व पर भारी पड़ने लगते हैं। आज मानव तकनीक, विज्ञान और ज्ञान के शिखर पर है,
लेकिन वही तकनीक यदि बिना नैतिक दिशा और पारिस्थितिक जिम्मेदारी के प्रयोग हुई तो वही प्रगति आत्मविनाश का कारण भी बन सकती है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि पृथ्वी खत्म होगी या नहीं। पृथ्वी तो अरबों वर्षों तक रहेगी। प्रश्न ये है कि क्या मनुष्य अपने व्यवहार, अर्थव्यवस्था और विकास की परिभाषा को समय रहते बदल पाएगा, या इतिहास में पहली बार कोई सभ्यता अपने ही हाथों अपनी रहने योग्य दुनिया को खो देगी। सभ्यता की ये यात्रा केवल विज्ञान, तकनीक और विकास की कहानी नहीं थी। ये मनुष्य की चेतना, लालच, जिज्ञासा और जिम्मेदारी की भी कहानी थी। हमने आग को वश में किया, मशीनें बनाईं, अंतरिक्ष तक पहुंचे, परमाणु को तोड़ा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का निर्माण किया। लेकिन हर खोज के साथ एक सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहा, क्या हम उतने ही बुद्धिमान बने जितनी शक्तिशाली हमारी तकनीक हो गई? इतिहास हमें बताता है कि सभ्यताएं बाहरी आक्रमण से कम अपनी गलतियों से अधिक समाप्त होती हैं। जब प्रकृति को संसाधन और मनुष्य को केवल उपभोक्ता बना दिया जाता है, तब विकास धीरे धीरे विनाश का रूप लेने लगता है। आज मानवता एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। एक रास्ता हमें अंधाधुंध उपभोग, असमानता और पर्यावरणीय संकट की ओर ले जाता है, और दूसरा रास्ता ज्ञान, संतुलन और सह-अस्तित्व की ओर। भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है, वो हमारे निर्णयों, हमारी सोच और हमारी सामूहिक चेतना से बनेगा। यदि हम सवाल पूछेंगे, प्रमाण खोजेंगे और जिम्मेदार विकास चुनेंगे, तो यही विज्ञान मानवता का रक्षक बनेगा। लेकिन यदि चेतना सोती रही, तो वही प्रगति हमारी सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। ज्ञान का उद्देश्य केवल जानना नहीं, बल्कि जागना है। यदि ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो इसे यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इस विचार को आगे बढ़ाइए, ज्ञान की इस मशाल को और लोगों तक पहुंचाइए। ये ऑडियो बुक रेडियो पाठशाला की समाज प्लेलिस्ट का एक विशेष एपिसोड है। ऐसी ही गहन, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक सुनने के लिए रेडियो पाठशाला की सभी प्लेलिस्ट अवश्य देखें। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। आपका समय, आपका विश्वास और ज्ञान के प्रति आपकी जिज्ञासा ही रेडियो पाठशाला की असली शक्ति है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा को शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न, नई खोज और नई चेतना के साथ।